आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन, मैं हूं सलमा कौसर। नाजरीन, हवाओं का रुख अब कुछ बदलने लगा है। जो पहले मुखालिफ थे अब वो हक में बोलने लगे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट बयान आया है मुशाहिद हुसैन सैयद का। वो कहते हैं कि बानी पीटीआई सियासी कैदी हैं, उन्हें आम माफी दे दी जाए। पीटीआई का हक है कि मखसूस नशिस्त उन्हें मिलनी चाहिए। इससे पहले मुखालिफत में आवाजें उठती थी, अब बातें बदली हैं। तो अब ऐसा भी हुआ है कि इजाज चौधरी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी कर दिए गए। वो अलग बात कि उनकी तबीयत खराब हुई और वो ऑर्डर्स जारी किए थे डेप्यूटी स्पीकर ने, जो पीपल्स पार्टी के थे। फिर उसके बाद कौमी असेंबली और पंजाब असेंबली में मखसूस नशिस्तों पर अरकान ने हल्फ उठाया, जिस पर अपोजिशन ने एहतजाज किया। एक कंफ्यूजन क्रिएट हुई कि किस अदालत ने हुक्म दिया था, कहां पर स्टे होना था, कहां पर नहीं हुआ। स्पीकर का मौकफ था कि हमें कोई ऑर्डर्स मौसूल नहीं हुए और इसी सिनेरियो को सामने रखते हुए उन्होंने अरकान से हल्फ ले लिया। वैसी सूरत में क्या वो हल्फ जो उठाया अरकान ने वो वैलिड होगा? इसके बाद की सूरत हाल क्या बनेगी, इस पर भी डिस्कशन होगी। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट चीज जो थी वो थी सदारती इंतखाब के हवाले से। वो ये थी कि सिंध की 3 मखसूस नशिस्तों के वोट को फैसला कुन होने पर सदारती इंतखाबात में काउंट ना करने की हिदायत की गई है। ऐसा क्यों है? अगर वो 3 वोट काउंट नहीं होंगे तो किस किस सिनेरियो में नहीं होंगे, और अगर होंगे तो फिर क्या सिनेरियो बनेगा, ये भी आपको बताएंगे। और मखसूस नशिस्तें मिल गई तो दोबारा सदारती इलेक्शन का मुतालबा करने का भी बैरिस्टर अली जफर कह चुके हैं। दोबारा सदारती इलेक्शन कैसे मुमकिन है, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस पे आइन और कानून के जो माहिरीन हैं उनकी राय भी आप देखते रहते होंगे कि वो क्या कहते हैं। हम अपने एक्सपर्ट से भी पूछेंगे कि क्या ऐसा मुमकिन है कि एक बार इंतखाब हो जाए और दोबारा से एप्लीकेशन दे दी जाए कि आप सदारती इंतखाब करें। लेकिन महमूद अचकजई साहब वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस इलेक्शन को ना होने दिया जाए क्योंकि अभी तक मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं हो सका और उस पर जो एप्लीकेशन थी उसको मुस्तरद कर दिया गया है। और मुस्तरद होने के बाद जाहिर है उस पर मेरा नहीं ख्याल कि मुमकिन होगा कि इस मामले को मजीद तूल दिया जाए। और अभी कुछ ही देर पहले अचकजई साहब ने बात करते हुए कहा था कि मामला जितने भी कंट्रोवर्शियल हो रहे हैं, जितनी खींचातानी है, उसको दूर किया जा सकता है अगर हर जमात से 4-4 ऐसे मेंबर्स ले लिए जाएं जिन पे सबका इत्तेफाक हो, तो मिल बैठकर मुफाहमत की राह निकाली जा सकती है। तो इस हवाले से भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स और 9 मई के हवाले से जो आइन में तरमीम होने की बात हो रही है और ये साफ मैसेज दे दिया गया है कि 9 मई के वाकयात में जो लोग मुलविस थे उनकी माफी किसी सूरत नहीं होगी। तो क्या पीटीआई अब मामलात को बेहतर करने के लिए एफर्ट्स कर रही है? अली अमीन गंडापुर का बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, उन्होंने कहा है कि वो वफाक के साथ वर्किंग रिलेशनशिप रखने को तैयार है। इससे पहले उनके बयानात मुख्तलिफ हुआ करते हैं। दूसरे सेगमेंट में बात करेंगे उस खत के हवाले से जो बानी पीटीआई ने IMF को लिखा था, अब उस खत का जवाब आ चुका है। सियासी मामलात पर तबसरा नहीं करते IMF का ये कहना है कि तमाम इंतखाबी तनाज़ात जो हैं वो पुरअमन और शफाफ अंदाज में हल करने की हौसला अफजाई करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि हमारा ये मैंडेट नहीं है, हम जो इंटरनल मैटर्स हैं उसको एड्रेस नहीं करते, ना ही ये हमारा काम है। तो इस खत लिखने का फायदा क्या हुआ? लेकिन उधर दूसरी जो डेवलपमेंट हुई वो ये थी कि भारत ने IMF से पाकिस्तान के कर्ज की कड़ी निगरानी करने का मुतालबा किया है और इस तरह की बातें की है जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे। IMF की कुछ नई डिमांड्स भी हैं। वो कहते हैं कि 30 लाख परचून फरोशों को टैक्स नेट में लेकर आए और आइंदा बजट में रियल एस्टेट, रिटेलर्स, बड़े अस्पतालों, लेबोरेटरीज पर टैक्स लगाने का फैसला भी हुआ है। अगर ये टैक्सेस इम्पोज हो गए तो महंगाई कहां जाकर रुकेगी, इस पर भी बात करेंगे। और फिर निजकारी के हवाले से डेली डिस्कशंस होती थी कि अब निजकारी हो जानी चाहिए उन इदारों की जो खसारे में जा रहे हैं। पाकिस्तान रेलवे ने एक अच्छा स्टेप लिया। पहले कुछ ट्रेनों के हवाले से बात चल रही थी, अभी फिर मजीद 16 ट्रेनें जो हैं वो आउटसोर्स करने का फैसला कर लिया गया है और 12 अरब 60 करोड़ का रेवेन्यू कमाकर दे रही है ये ट्रेनें पाकिस्तान रेलवे को। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या इन ट्रेन्स की निजकारी के बाद अवाम को ये जो सस्ते सफर की सहूलत मिलती थी ये भी खत्म हो जाएगी? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। बहुत कॉम्पिटेंट पैनल हमारा मौजूद है। पीजे मीर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफी हैं, तज्जियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। स्टूडियोज में अनवर रजा साहब तशरीफ रखते हैं, डॉक्टर फरूख सलीम हमारे साथ मौजूद हैं, आमिर सईद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पीजे मीर साहब से शुरू कर लेते हैं। मीर साहब, पहले तो एक बहुत ज्यादा रिफ्ट हम देख रहे थे नून लीग वर्सेस पीटीआई, लेकिन अभी बज़ाहिर ऐसा लगता है कि बर्फ पिघलने लगी है। अभी एक दूसरे के हक में स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। अभी वो रवैया बदल चुका है। जो कल तक मैंडेट चोर, घड़ी चोर के नारे लग रहे थे, अब उसकी बिल्कुल ऑपोजिट बातें सुनने को मिल रही हैं। देखिए, वो सारी पॉलिटिकल गिमिक्री होती है। पेट फाड़ देंगे, ईंट सींट बजा देंगे, ये गिमिक्री होती है। आप इसको सीरियसली मत लें। और क्योंकि ऑब्वियसली इसलिए सीरियसली मत लें क्योंकि पेट फाड़ के फिर साथ जप्पी भी मारना, हाथ में मिलाना, तो वहां पेट नहीं फटता। So the question is, I don't take that seriously at all.
اب بات آتی ہے جو PMLN جو کہ آج رائیولز ہیں PTI کے وائس ورسا. اگر یہ کہتے ہیں انہوں نے جس طرح پرائم منسٹر نے کہا ہے ہم مفاہمت کی طرف چلیں گے, دیٹ از اے گڈ اسٹیپ اینڈ دیٹ از دی اونلی اسٹیپ. دیر از نو ادر اسٹیپ. ہاں, کنفرنٹیشن پہ آپ نے جانا ہے, آپ کے پاس 1000 محاذ کھڑے ہیں, کیسز انسٹیٹیوٹ آپ کر سکتے ہیں, کسی کو ادھر بند کر دیں, یہ سلسلہ آپ کا چلتا رہے گا. لیکن یہ کب تک چلتا رہے گا, کیونکہ آپ کے پاس ڈاکٹر فاروق آپ کے پاس بیٹھے, یہ ایکسپرٹ ہے اکانومی کے, یہ آپ کو بتا دیں گے ہم پروگریس کر ہی نہیں سکتے. آپ کی SMEs اور جو کاٹیج انڈسٹری ہے, ہر چیز ہے, وہ بالکل ڈاؤن دا ڈرین ہو گئی ہوئی ہے. آپ نے چائنا کے ساتھ ایسی امپورٹیشن کر دی ہے کہ آپ کی لوکل انڈسٹری ویسے مر گئی ہے وہ. تو دا کوشچن از کہ اب آپ اس کو ریوائو کیسے کریں گے. میں نے بڑی دیر کا کہا ہے کہ یہ ریڈی والے تو نہیں, یہ جو آپ کی مارکیٹ بیٹھی ہوئی ہے, یہ اتنا بلینز کما رہے ہیں, ان کے گھر جا کے دیکھیں آپ ڈیفینسز میں اور گلبرگز میں, لیکن پیسہ 1% یہ FBR کو نہیں دیتے, whether it is لاہور, کراچی, پشاور اور anywhere else. So ان کو بالکل ٹیکس نیٹ پہ لانا چاہیے, کیونکہ نہ شہباز شریف, نہ عمران خان, نہ زرداری نے اپنی جیب سے کوئی پیسہ دینا ہے. وہ ادھر سے پیسہ نکالنا ہے اور ادھر سے ہی آپ پہ انہوں نے خرچ کرنا ہے. اب یہ کریں گے, کیا ان کے پاس کمپیٹنٹ لوگ ہیں, کیا ان کے پاس وہ ایکسپرٹس ہیں کہ جو وہ کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے ہیں. کیسر بیگالی صاحب کے آپ انٹرویو سن لیں, اشفاق احمد صاحب کے سن لیں, ان کی ایک اپنی رائے ہے. دا کوشچن از کہ یہ جو آپ نے بڑا اہم جو مشاہد نے بھی کیا ہے کہ دے ولنگ ٹو ٹاک, تو دیٹ ول ایٹ لیسٹ ایک ٹیمپرری آپ کہہ لو بے شک ایک ڈیفیوژن ہو جائے گی ان دا پولیٹیکل ٹیمپریچر. تو یہ ایک اچھی بات ہے. اگر نہیں ہوگی تو پھر جس طرح آپ کا یہ سیاسی بخار چل رہا ہے, یہ چلتا رہے گا, اور نقصان ان پارٹیز کا نہیں ہے, بائی دا وے, نقصان ہوگا عوام کا. ایگزیکٹلی بالکل ایسے. عامر سعید عباسی صاحب, کچھ کنٹروورشل چیزیں چل رہی ہیں. پہلے تو ہم یہ دیکھتے تھے کہ کوئی بھی فیصلہ عدالتیں دیتی تھی, خواہ وہ سپریم کورٹ ہو, ہائی کورٹ ہو, لوگوں کی رائے تقسیم ہو جاتی تھی, پولیٹیشنز کی رائے بھی تقسیم ہو جاتی تھی, اور جو کچھ لوگوں کو وہ فیصلے پسند آتے تھے, کچھ کو نہیں آتے تھے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن کے فیور میں فیصلہ جا رہا ہے, یہ جو مخصوص نشستوں والا لاہور ہائی کورٹ کا, اس کو مسترد کر دیا گیا ہے استدعا کو, تو اس پہ جو مخالفین ہیں, جو نون لیگ کے لوگ ہیں, جیسے مشاہد اللہ صاحب کا بیان, مشاہد حسین سید صاحب کا بیان ہے, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو سیٹیں ملنی چاہیے. تو ایکچولی ہو کیا رہا ہے, کیا عدلیہ کے فیصلے سے یہ پولیٹیشنز اتفاق کریں گے, اور اگر ان کیس ان کو سیٹیں نہیں ملتی تو اس صورت میں ممکنہ سینیریو کیا بن سکتا ہے؟ دیکھیں سلمہ, جو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے, اس میں پچھلے پروگرامز میں بھی عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں, کیونکہ یہ پہلی مرتبہ یہ سامنے آیا یہ معاملہ کہ ایک ایسی سیاسی جماعت جس سے اس کا انتخابی نشان لے لیا گیا, پھر وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑی, اور آزاد حیثیت میں اتنے زیادہ نمبرز اس کو ملے, عوام نے ووٹ دیا, اور 90 سے زائد آزاد ان کے کینڈیڈیٹس جیتے. پھر وہ مجبور ہوئے کہ وہ کسی نہ کسی سیاسی جماعت میں شامل ہوں. ان کے پاس جو آپشن تھا وہ یہی تھا کہ وہ ایک ایسی سیاسی جماعت میں شامل ہوئے جس کا کوئی پہلے نہ MNA تھا اور نہ ہی اس کا کوئی پارلیمنٹیرین تھا. تو اب وہ جب معاملہ الیکشن کمیشن کے سامنے آیا تو اس وقت بھی یہ معاملہ زیر بحث آیا کہ یہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد کیس ہے کہ ایک ایسی سیاسی جماعت جس کا 8 فروری کے انتخابات میں کوئی پارلیمنٹیرین نہیں تھا, کوئی پارلیمانی پارٹی نہیں تھی, تمام 90 لوگ یا 82 لوگ جتنے بھی تھے ان کی میجورٹی جو ہے وہ اس میں آ گئی, اور اب وہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہمیں ہماری مخصوص نشستیں دے دی جائیں. تو اب ایک صورتحال تو اخلاقی اور بظاہر جو دیکھا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ ان کا حصہ بنتا ہے, ان کا شیئر بنتا ہے کہ ان کو دے دیا جائے. لیکن کیونکہ اس میں قانون خاموش ہے, آئین خاموش ہے, لیکن پولیٹیکلی کہیں نہ کہیں ان سے بھی تو مسٹیک ہوئی ہے نا. وہ سنی اتحاد کونسل کے علاوہ بھی تو کوئی چوائس اویل کر سکتے تھے. نہیں, کہاں مسلم لیگ نون میں جاتے, وہ پیپلز پارٹی میں جاتے, وہ MQ میں جن کے ساتھ وہ اتحاد کرنے کا سوچ ہے, ان کے پاس جا سکتے تھے, انٹرا پارٹی الیکشن کرا سکتے تھے. انٹرا پارٹی تو انہوں نے کروا لیے, ایک مرتبہ کروائے, ریجیکٹ ہو گئے, اب دوسری مرتبہ کروائے, اور اکبر بابر صاحب مولانا کو اگر لائک مائنڈڈ سمجھتے انہیں کی پارٹی میں چلے جاتے, اور بڑی آپشنز تھے ان کے پاس. نہیں, اتنی بھی جو ہے وہ شاید اتنے زیادہ وہ قربت نہیں ہوئی, اتنا پیار نہیں بڑھا کہ وہ مولانا کی پارٹی میں شامل ہوئے تھے. بہرحال جو صورتحال ہے, کیونکہ اخلاقی طور پہ تو خیر ان کا رائٹ بنتا ہے, لیکن کیونکہ قانون خاموش ہے, تو آپ نے دیکھا بھی ہوگا الیکشن کمیشن نے اپنے آرڈر میں بھی جو ممبر پنجاب ہے انہوں نے ڈائسنٹ کیا اور یہ کہا کہ یہ نشستیں فی الحال خالی چھوڑ دی جائیں. اور یہی سنی اتحاد کونسل نے بھی کہا تھا کہ یا تو آپ ان نشستوں کو خالی چھوڑ دیں یا ہمیں دے دیں. یہ کر دینا کہ دوسری سیاسی جماعتوں میں تقسیم کر دینا, جیسے یہ شاید کوئی مال غنیمت ہے. جہاں قانون خاموش ہے وہاں انٹرپریٹیشن تو عدالتوں کا کام ہے, پھر کیوں انٹرپریٹ کر رہے ہیں عدالتیں؟ انٹرپریٹیشن کا کام ہے.
है। और यही हुआ कि पेशावर हाई कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे ऑर्डर दे दिया, पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना दिया और स्पीकर साहब ने उसमें वो कहते हैं हमें मिला ही नहीं ऑर्डर। अब देखें ना, ये अब आज के दौर में कोई ये कह सकता है कि मुझे ऑर्डर नहीं मिला, और जो उसमें चीख रहे हैं नीचे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के कैंडिडेट्स जो सदारती उम्मीदवार हैं, महमूद खान अचकजई वो चीख रहे हैं, पीटीआई और जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उसके एमएनएस चीख रहे हैं, लेकिन क्योंकि स्पीकर साहब को वो उन्होंने हेडफोन पहने होते हैं उनको आवाज नहीं जाती और जाहिर बात है उन तक ऑर्डर भी नहीं पहुंचा। बहरहाल ये तमाम वो बातें हैं जो आप उसकी बहुत सी लॉजिक्स दे सकते हैं, लेकिन बहरहाल क्योंकि इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पीटीआई जो है उनको मखसूस नशिस्तें नहीं देनी, ये फैसला हुआ है। अब उसकी लॉजिक्स आप जितनी दे दें, उसको घुमा लें फिरा लें, इधर से कर दें, उधर से कान पकड़ लें, इधर से पकड़ लें, उनको मखसूस नशिस्तें नहीं देनी, वो अदालतों में जाएं, घुमाएं, और इसी दौरान सदारती इलेक्शन हो जाएगा, उसमें भी वो आउट हो जाएंगे, हार जाएंगे। दूसरी तरफ सेनेट का मामला है, सेनेट का इलेक्शन भी होने जा रहा है 3 अप्रैल को, लिहाजा उनको वहां पर भी उनकी नशिस्तें कम करनी है। उसके बाद मिलनी हुई तो मिलेंगी, नहीं मिलनी हुई तो तब बिल्कुल ठीक है। आमिर साहब, आपसे ये सिंध की जो 3 मखसूस नशिस्तों के वोट को फैसला कुन होने पे सदारती इंतखाब में काउंट ना करने की बात की जा रही है, इस पे भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, लेकिन पहले डॉक्टर साहब आप मुझे ये बताएं कि ये पीटीआई के साथ दुश्मनी कर कौन रहा है, कौन दुश्मन है इनका, कौन अच्छा नहीं चाहता है? सलमा, पीटीआई बड़ी मकबूल जमात है। 1 करोड़ 70 लाख वोट 2018 के इलेक्शन में लिए। इस दफा कोई 8-10 लाख वोट 2018 के मुकाबले में कम थे, लेकिन फिर भी 1 करोड़ 60-70 लाख बहुत बड़ा वोट है। और खान साहब का एक पर्सनल ब्रांड रहा है, बहुत बड़ा ब्रांड था पाकिस्तान के अंदर। फिर उनका पैगाम था एक करप्शन के खिलाफ वाला जो बड़ा मकबूल था, मीडिया उनके साथ था, एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ थी। इन सारी चीजों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने मुल्क का हाल क्या किया, जरा गौर करें। देखिए, इदारे जो हैं उनकी याददाश्त बड़ी मजबूत होती है और लॉन्ग टर्म होती है, हम जल्दी भूल जाते हैं। उन्होंने आधे पाकिस्तान को बुज़दार के हवाले कर दिया, आपको याद है बिल्कुल। इन सारी चीजों के होते हुए उसके बाद आप सोचिए कि मईशत के हवाले से अगर आप देखें कि एफबीआर के कोई 8 चेयरमैन बदली हुए, 44 महीने की हुकूमत और 8 चेयरमैन उन्होंने बदली किए, 4 या 5 तो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बदली हुए, 4-5 बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन बदली हुए। ये 44 महीने में उन्होंने ये कुछ कर दिखाया। और मुझे याद आता है कि आईजी पंजाब कोई 7 या 8 दफा तब्दील हुआ, 7-8 आईजी आए। तो अगर इतनी तेजी से ब्यूरोक्रेसी के अंदर तब्दीली आ रही है तो आप सोचिए कि हुक्मरानी का क्या हाल होता होगा। किसी को वक्त ही नहीं मिलता है, 3-4-5 महीने का टेनियर है, आप ना पॉलिसी बना सकते हैं ना उस पर अमल दरामद हो सकती। तो गवर्नेंस का उन्होंने ये हाल किया, मईशत का ये हाल किया। खारजा पॉलिसी सोचिए, चीन से लड़ाई ले ली, सऊदी अरेबिया से लड़ाई ले ली, यूएई से लड़ाई ले ली, जितने पाकिस्तान के दोस्त थे सबको दुश्मन बना दिया। अब आप सोचिए कि इतना बड़ा ब्रांड होते हुए, एस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग होती हुए, मीडिया का साथ देते हुए उन्होंने मुल्क का ये हाल कर दिया था। तो अब फ्यूचर में क्या होने वाला है? आप कहती हैं कि अब हवाओं का रुख बदल रहा है। मुझे लगता है उनके हक में बयानात आने लगे। देखिए, बयानिए में और जमीनी हकीकत में फर्क है। बयानिया के वो बादशाह हैं, वो बना रहे हैं कि शायद वो जनरल नदीम लोधी साहब कोशिश कर रहे हैं, इमरान खान साहब रिहा होने वाले हैं। जमीनी हकीकत ये है कि कुछ नहीं बदला, हवाओं का रुख वही है जो पहले था। जमीनी हकीकत यह है कि बड़े बड़े केस अभी आने वाले हैं, सजाएं हो चुकी हैं और मजीद सजाएं आर इन द पाइपलाइन। मेरे नजदीक जमीनी हकीकत को अगर आप गौर से देखें तो कुछ नहीं बदला। ठीक है, ऑन ग्राउंड आपके ख्याल में कोई चीज नहीं बदली। अनवर रजा साहब, पहले जब पीटीएम की गवर्नमेंट थी, मौलाना उनके साथ थे, यही पीटीआई बहुत बुरी थी, इनमें सारे मसाइल भी थे, कीड़े नजर आते थे इनमें, लेकिन अभी मौलाना इनके बिहाफ पे धमकी दे रहे हैं। वो कहते हैं कि हम सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं, पार्लियामेंट से बाहर भी मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। ये मैसेज किसको दे रहे हैं और किस किस्म की मुश्किलात वो पैदा कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया सलमा। ये मैसेज तो एस्टेब्लिशमेंट के लिए है, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये सियासी जमातों को तो मैसेज दिया नहीं गया, और आपको पता है मौलाना फजल रहमान के पास सीट पार मौजूद है, और दूसरा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनकी कुर्बत बढ़ती चली जा रही है, इस बुनियाद पर भी वो बात कर रहे हैं। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब बड़े जीरक शख्स हैं, वो इस तरह करेंगे नहीं। वो सिर्फ बयानात की हद तक इस तरह की गुफ्तगू किया करते हैं, अमलन वो ऐसा नहीं करेंगे। उन्हें भी पता है कि अमलन ऐसा करने से उनके लिए भी मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। सियासत में आपके फैसले और वक्त बड़ा मैटर करता है। आज वही सियासी जमात आपको पता है कि बिहाइंड दी बार है कि जो इक्तदार में बैठा करती थी। बानी पीटीआई ने बहुत सारे ऐसे फैसले गलत किए जिनकी बुनियाद पर ना सिर्फ उनकी जमात को नुकसान पहुंचा, बल्कि आज वो भी जेल में बैठे हुए हैं। अगर वो भी वक्त पर सही दुरुस्त फैसले करते तो आज वो भी
बाहर होते, लेकिन फिर भी उनकी एक जमात पॉपुलर जमात है, वो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है। आपने अपने इंट्रो में बात की थी KPK के वज़ीर आला की। अब उन्हें ये समझ आ चुकी है कि हमें पार्लियामान के अंदर बैठकर गुफ्तगू करनी है, मुज़ाकरात करने हैं, डायलॉग करने हैं, और हमें अदालतों में अपने केसेस को लेकर जाना है। पार्लियामेंट के अंदर तो PTI एग्जिस्ट नहीं करती। नहीं, वो सुन्नी इत्तेहाद सुन्नी उनके इत्तेहाद साथ है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ। आपको पता है, एवरीबॉडी नोज कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कौन है। आप जानते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह लीजिए उन्हें, कोई हर्ज नहीं है इसमें। तो लेकिन ये है कि हाँ जी, लेकिन डॉक्टर साहब मसला ये है कि वो जानते हैं और वो पार्लियामान के अंदर अपना रोल प्ले कर रहे हैं। आज भी देखा आपने, उन्होंने जो वो कर सकते थे अपोजिशन उन्होंने किया। सलमा, शोर शराबा वो उनका हक है, कर रहे हैं पार्लियामान के अंदर। बाहर वो अगर पुरअमन एहतजाज करें तो ये उनका आईनी हक है। अदालतों में वो अपने केसेस लड़ेंगे, उनका हक है। अब उन्हें कम से कम ये समझ आ चुकी है कि हमने जो आइन और कानून का रास्ता है उसको अडॉप्ट करना है। मेरे ख्याल में ये अच्छा है और ये जमहूरियत के लिए भी बेहतर है। इससे आपके जो हुकूमती अमूर हैं वो उन पर नजर भी होती है, आपका सियासी माहौल भी ठीक रहता है और मुल्क भी इस तरह आगे बढ़ता है। और शायद मैं समझता हूँ कि जमहूरियत को भी इसका कोई ना कोई फायदा जरूर होता है। ठीक है, जमहूरियत का आपके ख्याल में फायदा जरूर होता है, लेकिन एक आम आदमी को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। सड़कों पे एहतजाज भी चल रहा है, इलेक्शन कमीशन में मामला चल रहे हैं, हाई कोर्ट्स में चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, हर जगह बस PTI के केसेस चल रहे हैं, तो बाकी मामला कैसे चल रहे हैं? वेलकम बैक नाज़रीन। बानी PTI ने IMF को जो खत लिखा उसका जवाब आ चुका है और IMF का ये कहना है कि वो किसी भी मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता, ये उनका मैंडेट नहीं है, वो सिर्फ फाइनेंशियल मामलात को देखते हैं। और 2-3 चीजें जो कही जा रही हैं, एक तो नए टैक्सेस इम्पोज करने की बात हो रही है और 30 लाख से ज्यादा परचून फरोशों को टैक्स नेट में लाने की बात हो रही है। नई काबीना की तश्कील के फौरी बाद नया मिशन भेजने के लिए भी IMF ने कहा है कि हम तैयार हैं। तो होने के हवाले इस पर भी बात करेंगे। डॉक्टर साहब, IMF बना क्यों था? ये 1944 का वो आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट कहलाता है। जितने भी मालियाती इदारे हैं दुनिया में, ये कायदो कवानीन के तहत चलते हैं। इनके आर्टिकल्स बने हुए हैं और वो उससे बाहर नहीं निकलते हैं। जो प्राइमरी पर्पस था IMF का वो था कि प्रमोटिंग इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन, यानी कि बैनुल अक़वामी मालियाती ताउन को फरोग देना। ये बात ठीक। तर्ज हुकूमत कौन सा चल रहा है, अंदरूनी सियासत कैसी चल रही है, इसका IMF से कोई ताल्लुक नहीं है। IMF खुद बार बार ये कह भी चुका है। अगर आप ज़मीनी हकीकत देखें तो अभी कुछ ही दिन पहले $8 अरब का पैकेज मिस्र के साथ तय किया है। और मिस्र में अभी आपको याद है कुछ ही देर पहले इलेक्शंस हुए थे और वहाँ 89.6% जनरल अल-सीसी जो उनके सदर हैं, उन्होंने 89.6% वोट लिए थे। बहुत अच्छा वोट है, कोई मुखालिफ ही नहीं खड़ा था, तो एक ही साहब खड़े। तो वहाँ तर्ज हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है, अंदरूनी सियासत का कोई ताल्लुक नहीं है। जितना नुकसान पहुंच सकता है जो बानी PTI ने लिखा था, वो सब नुकसान पाकिस्तानियों को पहुंच सकता। अगर IMF लोन नहीं देता तो पाकिस्तानियों का नुकसान है। अगर IMF लोन नहीं देता, बिजली की कीमत बढ़ती है, पाकिस्तान डिफॉल्ट में चला जाता, अल्लाह ना करे, तो नुकसान हमको। अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ जाएगी, जितनी चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं उनकी कमी आ जाएगी, तो वही हाल होने लगेगा जो श्रीलंका का हो रहा था। तो नुकसान तो सिर्फ पाकिस्तानियों का होगा और किसी का नहीं होगा। अच्छा, अभी आपने जिक्र किया कि 2-3 डिमांड्स हैं। देखिए, एक चीज़ हमें जहन में ये रखनी होगी कि IMF ने पिछले 77 सालों में, 80 सालों में कभी किसी पेशेंट का वो हाल नहीं किया कि वो इमरजेंसी केयर से निकल के तंदुरुस्त हो, तवाना हो जाए। इसके पास कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है। इसके पास फॉर्मूला एक ही है, टैक्स बढ़ाते चले जाओ, टैक्स बढ़ाते चले जाएं। पाकिस्तान का इसमें फायदा नहीं है अगर टैक्स बढ़ाने में। डॉक्टर साहब, एक सवाल, अगर इनके पास कोई फॉर्मूला नहीं है, सक्सेस स्टोरी नहीं है, तो फिर भारत कैसे IMF प्रोग्राम से निकल गया और बड़ा ग्रो किया उन्होंने? भारत ने खुद से ये काम कर दिखाया। IMF ने उसको कुछ नहीं सिखाया। IMF तो यही स्टैंडर्ड, आप टैक्स बढ़ा दें, बिजली का रेट बढ़ा दें, गैस का रेट बढ़ा दें, आप ये बढ़ाने से कुछ नहीं बनता। वहाँ पे जिस तरह डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब आए, उन्होंने जो इस्लाहाती इकदाम लिए, इंडिया को खोला पूरी दुनिया के सामने। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान का कॉरपोरेट टैक्स रेट पूरी दुनिया में हाईएस्ट है। हम ऑलरेडी हाईएस्ट टैक्स दे रहे हैं। पाकिस्तानियों के ऊपर किस किस्म का टैक्स इस वक्त नहीं पड़ता। मजीद आप टैक्स बढ़ाएंगे, उसका नतीजा क्या निकलेगा? आपकी मेरी आमदन से टैक्स जाएगा हुकूमत के खजाने में, हुकूमत उसको PIA में डबो देगी, उसको पाकिस्तान रेलवेज में डबो देगी। तो ये फार्मूला नहीं है। इस दफा IMF का पैकेज जिसने नेगोशिएट करना होगा, हमें साबित करके दिखाना होगा कि हम अपने हुकूमती अखराजात कम कर सकते हैं। ये नहीं कि टैक्स बढ़ाए चले जाएं, बिजली के रेट बढ़ाए चले जाएं, इससे बनता कुछ नहीं है। और 80 साल की तारीख IMF की गवाह है इस चीज की।
दे हैव नो सक्सेस स्टोरी एज आई सेड बिफोर. बिल्कुल ठीक. तो हमें अपने मफाद में देखना है और अपने मफाद में बैठ के, इसलिए मेरा ख्याल है कि हमें ऐसा एक वजीर खजाना चाहिए होगा जो कम्युनिकेशन स्किल, नेगोशिएशन स्किल में महारत रखता हो. उसने बड़े टफ एग्रीमेंट निगोशिएट करने हैं IMF के हवाले से, और उस एग्रीमेंट में से जो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के मफाद के लिए है वो एक्सट्रैक्ट करना है, वो छीनना है वहां से, जो आसान काम नहीं हो. हमारे पास कोई ऐसी चॉइस है? देखिए, अभी नाम आ रहा है मोहम्मद औरंगजेब साहब का. मेरा ज़ाती जो एक्सपीरियंस रहा है, इज़ अ वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन. मुल्क का जो लार्जेस्ट बैंकिंग एंटिटी है उसको चला रहे हैं. इससे पहले JP मॉर्गन के साथ रहे हैं. आलमी एक्सपर्टीज़ भी हैं, नेगोशिएशन एक्सपर्टीज़ भी हैं, उनको कम्युनिकेशन एक्सपर्टीज़ भी चाहिए होंगी. ठीक. वो मुझे नहीं पता है या नहीं. ठीक है, बट आपके ख्याल में इज अ गुड चॉइस. अनवर रजा साहब, पहले भी जब गवर्नमेंट्स, पिछली 2-3 गवर्नमेंट्स में आपने देखा होगा कि जब वो आती हैं, क्योंकि पता है कि हम पहले से IMF प्रोग्राम्स ले रहे हैं, कर्जों पे अपनी इकोनॉमी को चला रहे हैं, उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे और खसारे वाले इदारों में हम डबोते जा रहे हैं पैसा. तो जो भी गवर्नमेंट आती वो कहती थी कि हमने प्रेसिडेंट हाउस का बजट इतना कट कर दिया है, सदर हाउस का बजट हमने, वजीर आजम हाउस का बजट हमने इतना कट कर दिया है, गवर्नर हाउस का इतना कट कर दिया है. वो सारे बजट कट करने के बाद भी लाखों करोड़ों के खर्चे जो वहां पे पर डे के हो रहे हैं, वो किसी सूरत थमने को नहीं आते, वो सिर्फ अवाम को दिखाने के लिए होता है. तो आइंदा गवर्नमेंट, आपको लगता है कि हुकूमत अपने एक्सपेंसेस कम करेगी ताकि ये मामला बेहतर तरीके से चले? देखिए सलमा, जो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसेस कम करती है उनसे कोई इकोनॉमी पर फर्क नहीं पड़ता, और वो सिर्फ आवाम को दिखावे के लिए होते हैं. आपको जो व्हाइट एलिफेंट्स हैं, जहां पर आप अरबों रुपए महाना झोंकते हैं, आप वो उन्हीं इदारों की निजकारी करने की जरूरत है. देखना, प्राइवेटाइज कर दीजिए. आप रेलवे की मिसाल आप दे रही थी अपने इंट्रो में, तो रेलवे में जब आप प्राइवेटाइज करती हैं ट्रेन को, तो वो आपको मुनाफा देती है, लेकिन उससे होता क्या है कि आवाम को जो सस्ती ट्रांसपोर्ट थी वो मुहैया नहीं होती. लेकिन इस तरह आप PIA को देख लीजिए, उसको स्टील मिल्स को देख लीजिए. ऐसे बहुत सारे इदारे हैं जिनकी आपको निजकारी करनी पड़ेगी. नहीं करेंगे तो अरबों रुपए आप वहां पर झोंकेंगे. दूसरी बात, आपने एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले करने हैं, वो आप करते नहीं हैं. बजट कम करते हैं, वो मायने सा होता है, आटे में नमक के बराबर. उसका क्या फायदा मुझे बताएं, आवाम को क्या फायदा? आपकी पॉलिसीज का तसलसल नहीं होता, जिससे आपकी इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ती. इस तरह के बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको एड्रेस करने की जरूरत है. तो आप देखिए ना, अब डॉक्टर साहब बता रहे थे मोहम्मद औरंगजेब साहब का, आपको चाहिए ऐसे दुनिया में ऐसे लोग चाहिए जो आपको मुल्क की इकोनॉमी को आगे लेकर चले. ना सिर्फ इकोनॉमी के लिए बल्कि आपको दीगर इदारों में. देखना, अगर आपने इंटीरियर मिनिस्टर लगाना है तो सिक्योरिटी एक्सपर्ट लगाना चाहिए. आपको ऐसा शख्स लगाना चाहिए जो पाकिस्तान के हालात को बेहतर कर सकता हो, जिसको पाकिस्तान के हालात के बारे में इल्म भी हो. इस तरह की पोलिटिकल जो आप पोस्टिंग कर देते हैं, उससे ना सिर्फ इदारे डूबते हैं, इदारों को नुकसान होता है, आपके मुल्क को भी नुकसान पहुंचता है. बिल्कुल ठीक है. अनवर साहब का गला थोड़ा सा खराब है, तो मेरा ख्याल है कि बात उन्होंने अपनी पूरी कर ली है. नाराबाजी बहुत की है जी, नारे बहुत लगाए हैं अनवर साहब ने. अच्छा मीर साहब, हम ऐसे लगता है बज़ाहिर जो जवाबी खत आया IMF की तरफ से, उससे लगता है कि PTI शायद जो मिशन अपना कंप्लीट करना चाहती थी, अपना स्लोगन जो रजिस्टर कराना चाहती थी, या अपना जो बयानिया सामने रखना चाहती थी, वो बिका नहीं, उनको नाकामी हुई. लेकिन उसका नुकसान क्या हुआ कि हमने दुश्मन के मुंह में अल्फाज डाल दिया. भारत ये कह रहा है कि पाकिस्तान को अगर कर्ज देना है तो कड़ी निगरानी करनी होगी. क्या आपको लगता है कि भारत की इस किस्म की स्टेटमेंट से कोई फर्क पड़ेगा पाकिस्तान को मिलने वाले आइंदा प्रोग्राम्स पे? ये तो सऊदी अरेबिया ने भी कहा है, आप छोड़ें इंडिया को. वो कहते हैं जब आपको देंगे तो आप हमें बताएं आप कर क्या रहे. ये तो देखो, आपने इतनी भीख मांग ली दुनिया के साथ, और फिर हम दोबारा चले जाते हैं उनसे पैसे मांगने. तो अगले पूछते हैं आप कर क्या रहे हैं पैसों के साथ, आपकी पॉलिसीज क्या है, आपकी प्लानिंग क्या है, आप क्या शॉर्ट टर्म किस्म पे चलते हैं या लॉन्ग टर्म प्लानिंग. नेचुरली जो भी आपको पैसा दे यही आपसे पूछेगा, whether it is the World Bank, whether it is the IMF, anybody, they will ask you. जो PTI ने लेटर लिखा है उनको, as much as the spokesman says कि जी हम नहीं इंटरनल अफेयर्स में देखते हैं, ऑफ कोर्स वो देखते हैं कि हम आपको पैसे देंगे, what are your political conditions, what are your economic conditions, what are your other various domestic conditions, कि आप क्या लोगों पे बर्डन दिए बगैर हमारा जो आप ये पैसा आप ले रहे हो, क्या will you be in a position to return it? तो PTI ने वो किया, मेरे ख्याल में नहीं करना चाहिए था, बट nevertheless उन्होंने किया. बट एट द एंड ऑफ द डे वेदर वो करें ना करें, तो ये देखना है कि आम आदमी पे बोझ डालने के अलावा और उसके बगैर
کیا ہم یہ پیسے اتنے بنا سکتے ہیں اپنی اکانومی سے کہ ہم اپنی ڈیٹ سروسنگ کر سکیں؟ کیونکہ جو آپ کا پیسہ مل رہا ہے وہ تو ڈیٹ سروسنگ میں جا رہا ہے، عوام پہ تو لگ نہیں رہا. تو مجھے بتائیں، عوام تو چیخ رہی ہے، آپ کی گولڈ پرائسز ابھی اوپر چڑھنے لگی ہیں. حل وہی ہے کہ جو ٹیکسڈ ہے وہ تو ٹیکسڈ ہے ہی ہے، ان پہ ٹیکس مت بڑھاؤ، ٹیکس کٹس کرو. لیکن یہ جو انچارٹڈ آپ کی اکانومی ہے، یہ جو 30-40 لاکھ لوگ ٹریڈرز بیٹھے، ان پہ ٹیکس لگاؤ، ان کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آؤ. پوری دنیا میں ہر بندہ ٹیکس نیٹ پہ بیٹھتا ہے، ہم خیراتی بن جاتے ہیں. چاول دے دو، آٹا دے دو، روٹی دے دو، 10 دن کے آپ کو اپوائنٹمنٹ مل جاتی ہے، پولیٹیکل ایکولیٹس مل جاتے ہیں. دیٹ از ناٹ دی آنسر. دی آنسر از میک دیز پیپل یوزفل. آپ ان کو اتنا پیسہ دے دو انسٹیڈ آف یہ روٹی چاول اور وہ، کہ یہ اپنے آپ پیروں پر خود کھڑے ہو. اس نے نہیں کیا تھا، وہ میں اس کا نام بھول رہا ہوں ابھی، یہ ہمارے ساتھ ادھر بھی تھا ہیلی فیکس میں. یار یہ کون تھا جس نے بینک گرامین بنایا، اس کا نام بالکل سلپ کر رہا ہے. اس نے 11% پہ اس کی اکانومی لے کے آ گیا تھا بنگلہ دیش. اب مجھے بتاؤ، اس نے ہر ایک کو لون دیا، لون واپس بھی آ رہے ہیں شارٹ ٹرم، چھوٹے لوگ دے کے، اینڈ دیٹ از ہاؤ یو بگ کنٹری. اب دا کوشچن از کہ آپ یہ نہیں کریں. اور اس کو پیسے کس نے دیے تھے؟ اس آدمی کا نام ابھی مجھے آتا ہے. یونس، آپ یونس کی بات کر رہے ہیں میر صاحب؟ جی یونس. اب مجھے بتاؤ اس کو کس نے دیے تھے؟ سٹی بینک میں اس کو شوکت عزیز نے پیسے دیے، اور اس نے ایکنالج کیا تھا ہیلی فیکس میں جہاں کانفرنس ہوئی تھی کہ جی آج اگر میں کھڑا ہوں تو اس آدمی کی وجہ سے کھڑا ہوں کہ اس نے مجھے پیسے دیے اور میں نے گرامین بینک میں جا کے یہ جو کام کیے. تو کوشچن ہے، آپ کے پاس بڑے اچھے لوگ بیٹھے ہیں، ہم اپنے لوگوں کی قدر نہیں کرتے، ہم اپنے لوگوں کو انڈرمائن کرتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ باہر سے کوئی آپ کام کرے. بھائی اس طرح نہیں چلے گا. یو ہیو ٹو بی کرول ٹو بی کائنڈ، گیٹ ایوری بڈی آن دا ٹیکس نیٹ. آپ کرو گے پیسہ ہم جنریٹ کر لیں گے، ہم بالکل جنریٹ کر سکتے ہیں، کر لیں گے. تکلیف ہوگی شروع میں، بٹ فار گاڈ سیکس آپ کی جو ریلائنس ہے نا، آؤٹ سائڈ ریلائنس، یہ ختم ہو جائے. میر صاحب سارے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لا کے بھی اس پہ بھی شارٹ سے کامنٹ کر دیں کہ ان ریٹرن کیا ملتا ہے. باہر تو ملکوں میں لوگوں کو تعلیم ملتی ہے مفت، ان کو علاج کی اچھی سہولیات ملتی ہیں. ہمارے یہاں وہ ٹیکس کا پیسہ خسارے والے اداروں میں ڈبو دیا جاتا ہے، یا حکومت کے اپنے وزراء کے للو تللو پہ خرچ ہوتے ہیں، وہ عوام پہ تو خرچ ہی نہیں ہوتا. آپ نے صحیح کہا، نہیں خرچ ہوتا ہے. یہ پیسہ آپ کو ملتا ہے اسٹیبلائزیشن کے لیے، یہ آپ کو ڈیولپمنٹ کے لیے نہیں دیتے پیسے کہ آپ اپنے آپ کو اسٹیبل. یہ پولیٹیکلی اس کو لگا دیتے ہیں ڈیولپمنٹس کے اندر اینڈ سے کہ دیکھو جی ہم نے آپ کے لیے کیا، ہم نے یہ آپ کے لیے کیا. دیٹ از ناٹ دی آنسر. دی آنسر از ٹو ری جنریٹ دی اکانومی، اور ری جنریٹ ہم کرتے نہیں ہیں ود دا ریزلٹ کہ پیسہ پولیٹیکل اینگلز پہ لگ جاتا ہے بٹ ناٹ آن دا ریئل اینگلز. آپ کے پاس پانی کا اس وقت مسئلہ ہے، آپ نے کو سوچا ہے؟ ابھی آپ کے 3-4 مہینے میں جو فلڈ جائیں گے، آپ اپنا پروگرام نوٹ کر لو. یہ سب روئیں گے، پلر ٹو پوسٹ بھاگیں گے، ہاں جی پیسے دے تو ہمارا یہ ڈوب گیا، وہ ڈوب گیا، فلانا ڈوب گیا. آپ نے کو ریزروائر بنائے، یہ ڈیموں کی بات کرتے ہیں، اور ریزروائر بناؤ. پوری دنیا میں ریزروائر بناتے ہیں، آپ اکٹھا کرتے ہو پانی کو. انسٹیڈ جو ڈاؤن اسٹریم جا کے آپ کے جو تباہیاں مچتی ہیں ٹوورڈز دا سندھ ایریا اینڈ ایون ان پنجاب، وہ کم ہوتا ہے. تو ہماری سوچ نہیں، ہماری سوچ بڑی منافع چھوٹی ہے، شارٹ ٹرم ہے. دیٹ از ٹل دی نیکسٹ الیکشنز. ایک زمینی حقیقت، جی جی دیکھیے میر صاحب، زمینی حقیقت یہ ہے کہ ہر پاکستانی جو پیٹرول خریدتا ہے وہ ٹیکس دیتا ہے، جو ڈیزل خریدتا ہے ٹیکس دیتا ہے، جس کے گھر میں بجلی کا میٹر لگا وہ ٹیکس دیتا ہے، جو گیس کا بل دیتا ہے وہ ٹیکس دیتا ہے. تو کوئی پاکستانی ایسا نہیں ہے جو ٹیکس نیٹ میں نہ ہو. یہ کہنا غلط ہے. پاکستان کا ہر بچہ، بوڑھا، مرد اور عورت ٹیکس دیتا ہے. فاروق صاحب، یہ جو آپ کا ٹریڈر بیٹھا ہے یہ دیتا ہے ٹیکس؟ یہ جو بازاروں میں پیسہ ہے یہ ایف بی آر کو دیتا ہے پیسہ؟ کہاں دیتا ہے پیسہ؟ سب جب یہ پیٹرول خریدنے جاتا ہے تو ٹیکس دیتا ہے، اس کے گھر اگر بجلی لگی ہے تو یہ ٹیکس دیتا ہے، کھانا پینا ریسٹورینٹ میں کھانا جاتا ہے تو ٹیکس دیتا ہے. دیکھیے ہمارے ہاں 70 سے 80% ٹیکس جو ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے. وہ حکومت نے خود سے انڈائریکٹ ٹیکسیشن رکھا ہوا ہے، تو وہ تو ہر پاکستانی دیتا ہے. نہیں جی، کس طرح دیتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں. آپ کے فار ایگزامپل ڈومیسٹک سرونٹس لے رہے ہیں، ڈو دے پے ٹیکسز؟ ریڈی والا ٹیکس دیتا ہے؟ یہ کماتا ہے لاکھوں روپے کماتا ہے سال میں، حکومت نے ٹیکس چھوٹ دے رکھی ہے. جو 6 لاکھ روپے سے کم کماتا ہے اس کے اوپر حکومت ٹیکس نہیں لگاتی ہے. ریڈی والا 6 لاکھ روپے نہیں کماتا ہے.
देखिए पाकिस्तान में 50% आबादी खवातीन की है, जिसमें से लेबर फोर्स में सिर्फ 16-17% खवातीन काम करती हैं। 66% आबादी ऐसी है जो 33 साल से नीचे है, वो कमाता ही नहीं है, तो टैक्स कहां से देंगे? आप फिर भी उनके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्सेशन लगा रहे हैं। नहीं जी, वो आप, आई टोटली एग्री विद यू, जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है बिल्कुल है, लेकिन आप जब कोई चीज बेचते हैं, आप जीएसटी दे रहे हैं गवर्नमेंट को? मुझे बताएं, दे रहे हैं? ये आपको कच्ची पर्ची देता है, ये आपको वो फॉर्म की पर्ची नहीं देता कि जो कि एक पर्ची आपके पास है, एक एफबीआर के पास जाए। ये कैफेज हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, ये देते हैं, बिल्कुल, आई टोटली एग्री विद यू, बट नॉट इन द लॉर्ड। बिल्कुल ठीक। मेरे साहब टैक्स इशू नहीं है मेरे नजदीक पाकिस्तान का। देखिए आज से 12 साल पहले 1500 अरब रुपया टैक्स इकट्ठा होता था। आज हमें हुकूमत बताती है कि 9,500 अरब टैक्स इकट्ठा किया। तो टैक्स तो बहुत तेजी से बढ़ा है। हमारा मसला हुकूमती अखराजात का है, टैक्सेस का नहीं है। तो ये जो आपकी पॉपुलेशन बढ़ गई है, ये जो आपके कर्जे बढ़ गए हैं, गवर्नमेंट कहीं तो पैसे दे रहे हैं ना, ये मुझे बताएं, अवाम को क्या फायदा है? ठीक, इसमें आमिर साहब का भी कमेंट शामिल कर लेते हैं। आमिर साहब, डबल टैक्सेशन तो है, हम इनकम टैक्स भी देते हैं, हम बाकी जो हम यूटिलिटीज हैं उन पे भी टैक्स देते हैं, खाने पीने की चीजों पे भी टैक्स देते हैं, इन रिटर्न हमें कुछ नहीं मिलता। और साथ ही ये जो दोबारा टैक्सेस इंपोज करने की बात हो रही है, तो वो दुकानदार तो नहीं देगा, वो भी हमसे लेगा। अगर वो 10 रुपए की चीज देता है, हम कहेंगे कार्ड से पैसे देने हैं, वो कहेगा इस पे 2% और आपको देने पड़ेंगे। और ये होता है यूजुअली, अभी भी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो इन टैक्सेस के इंपोज होने के बाद महंगाई कहाँ जाएगी? सलमा, देखिए, पहले तो डॉक्टर साहब ने जिस तरह कहा कि तमाम जो लोग हैं वो टैक्सेस देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ही यहाँ पर यही है कि अमीर भी उतना ही टैक्स देता है, गरीब भी उतना ही टैक्स देता है। जिस तरह इनडायरेक्ट टैक्सेस है, 80% इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, तो उसका असर क्या हो रहा है कि अमीर अमीर तर हो रहा है, गरीब गरीब तर हो रहा है। अमीर जो है वो अगर उसकी 1 मिलियन, 10 मिलियन या 100 मिलियन उसकी आमदन है, तो वो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रहा है और वो भी बिल्कुल उसमें क्विट हो जाता है। और जो गरीब है बेचारा, जो मोटरसाइकिल पर जा रहा है, वो भी उतना ही पेट्रोल के ऊपर टैक्स दे रहा है। यही तो IMF जब भी बात करता है वो यही कहता है कि आप अमीरों पर टैक्स लगाएं और गरीबों को आप सहूलियात दें या उनको सब्सिडी दें। यहाँ मसला यही है कि अभी भी हमारा मॉडल जो है वो यही है कि आपने एक रात को पेट्रोल बढ़ा दिया, सुबह टैक्स लग गया उसके ऊपर, आपने उसी को इम्प्लीमेंट कर दिया, और को बिजली के ऊपर लगा दिया, गैस के ऊपर लगा दिया। सो गरीब को यहाँ पर टारगेट किया जाता है। गरीब से क्योंकि आबादी इतनी ज्यादा है, पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा मसला है, और उसी के जरिए फिर जल्दी से रिकवरी हो जाती है। जो असल ताकतवर लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो सरमायादार हैं, वो आज भी वही सब्सिडीज ले रहे हैं जो गरीब को मिल रही है, तो वो भी उसी की आड़ में कर लेते। तो ये तो एक बड़ा मसला है। दूसरा, डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं कि जो हमारे वो इदारे जो बिल्कुल सफेद हाथी हैं, जो जुल्म कर रहे हैं इस मुल्क के ऊपर के, यहाँ के अरबों रुपए उनमें झोंक दिए जाते हैं। आप देखिए PIA है, निजी एयरलाइंस देखें वो तरक्की कर रही हैं, और जो सरकारी हमारी PIA है वो बिल्कुल नुकसान में जा रही है। ये कैसा मॉडल है? रेलवे को देख लें आप, बाकी इंडस्ट्रीज को देख लें, स्टील मिल्स को देख लें, तो ये तो देखें ना, ये तो सामने नजर आ रहा है कि ये सीधा सीधा जुल्म है। लेकिन इसके ऊपर हमारी जो सियासी जमातें हैं वो इसी के ऊपर पॉइंट स्कोरिंग करती हैं, नहीं लोगों को बेरोजगार नहीं करना। आप देखिए पेंशन का बिल जो है वो बिलियंस ऑफ रुपीस का बिल है। लोग कब रिटायर हुए और आज तक वो पता नहीं कब तक जो है वो उनकी, फिर वो उनकी डेथ हो जाए तो उनकी बेगमात पेंशन लेती हैं, फिर वो एक लंबा सिलसिला है। ये तो ना खत्म होने वाला सिलसिला है, और ये पैसे बिल्कुल हम एक कुएं में झोंक रहे हैं जिसका ना तो कोई रिटर्न है और ना ही उसका कोई फायदा है। और ये मॉडल इसी तरह चलता रहेगा। डॉक्टर साहब ने ठीक कहा कि हम ये टैक्सेशन वाला मामला जब तक रिफॉर्म्स नहीं होती, जब तक इन मसाइल को हल नहीं किया जाता, ये ऐसे ही चलेगा। जो IMF ने, जो PTI के खत के ऊपर आपने बात की, देखें IMF ने जरूर कहा है कि जो इंतखाबात का तनाजा है आप उसे हल करें और उसका एक मुनसिफाना हल जरूर होना चाहिए। देखें मुल्क में यूं अगर एक अफरा तफरी हो कि एहतजाज होंगे, तसादुम होगा, झगड़े होंगे, तो बहरहाल ये पूरा जो सिस्टम है ये रुका रहेगा, ये नहीं चल सकेगा। और किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए या उसको आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि वहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, उसी स्टेबिलिटी के जरिए फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, फिर वहां पर सारा बिजनेस और बाकी चीजें चलेंगी। ये IMF ने भी कहा है कि इन तनाज़ात को हल करें, मिनिमाइज करें, ताकि मुल्क तरक्की कर सके। सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो रेलवे की ट्रेनें जो निजकारी जिनकी की जा रही है उनके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ
वक्त नाजरीन इदारों की निजकारी की बात होती थी, इदारे ना सही पार्शली ही सही, लेकिन इसका आगाज तो कहीं से हुआ। अनवर साहब, 16 ट्रेनों को आउटसोर्स किया जा रहा है, इसका फायदा होगा या नुकसान होगा? इसका मुल्क को तो फायदा होगा, आवाम को नुकसान होगा तो आवाम को तो पहले ही नुकसान हो रहा है, तो एक और नुकसान होगा तो क्या फर्क पड़ेगा? मुल्क तो ट्रैक पर चलना चाहिए ना। तो मेरा ख्याल है कि आपको ऐसे इदारे जो आपकी इकोनॉमी पर बोझ है, आपको उनको सबको आउटसोर्स कर देना चाहिए, उनकी निजकारी कर देनी चाहिए, ताकि आपकी इकोनॉमी पर बोझ कम से कम पड़े। मैं इसमें ऐड करना चाह रहा हूं, देखें, हमें ये तय करना है कि क्या चीज मुल्क के लिए जरूरी है और क्या कुछ खास लोगों के लिए जरूरी है। तो मेरे ख्याल में मुल्क बड़ा है, मुल्क को इस वक्त जिन चीजों की जरूरत है तो कुछ लोगों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। एक मर्तबा हमें ये तय कर लेना चाहिए कि मुल्क के लिए क्या जरूरी है, वो फैसले करना होंगे बगैर किसी सियासी लालच के, बगैर किसी सियासी मसलहत के। इस वक्त मुल्क के लिए सोच के मुल्क के लिए फैसला करना चाहिए। लोगों को वैसे भी अगर जाहिर बात है इनडायरेक्टली कोई नुकसान होता है तो दूसरी तरफ से फायदा ही होगा। और ये आपको लगता है कि ऐसा होने वाला है? नहीं, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये नोबल कॉज भी हमारी जेब से पूरा होना है। जाहिर है ज्यादा पैसे तो हम ही देंगे ना। मैंने तो कहा जो मुल्क के लिए बेहतर है आपको वो फैसले करने की जरूरत अच्छा मीर साहब, 16 ट्रेनें आउटसोर्स की जा रही हैं, जाहिर है अल्टीमेटली किराए तो बढ़ जाएंगे, लेकिन आपको लगता है कि अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो सकेगा इस सूरत में? आई डोंट थिंक सो। पीआईए का हाल देख लो, बिल्स देख लो, आपने अपने होटल में उधर वो रूजवेल्ट न्यूयॉर्क को आपने सबलेट कर दिया, इसका हाल क्या कर दिया। अब आपने ये जो पुराने गेजेस लगे थे, आपने गेज चेंज किए, टनल्स तोड़ दिए कि गेज चेंज किए कि आपने वो पुरानी पटरी नहीं, नई गेज पे आप, which means you can't have modern trains from China. So the thing is, हम हर जगह एडहोकिज्म पे हैं, हमको परमानेंट सोल्यूशन पे नहीं है। हम जहाँ टांका पट्टी से चल रहे हैं, आपका लॉन्ग टर्म प्लान ही कोई नहीं है। जब तक लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करोगे तब तक आप आगे नहीं जाओ। लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है। डॉक्टर साहब, अगर जाते जाते आप थोड़ी सी हिस्ट्री बता जी सलमा, पहले तो ये कि 55 अरब रुपया का जो ग्रांट है इस साल के बजट में रेलवेज के लिए, 7.5 अरब का रमजान का पैकेज है वजीर आजम साहब का, और 55 अरब डुबोया जा रहा है पाकिस्तान रेलवेज के अंदर। अनवर साहब, आपको हैरत होगी कि अयूब खान के जमाने में 1,66,000 पैसेंजर ट्रेन रन थे पाकिस्तान के अंदर। आज मालूम है कितने? वी डाउन टू 30,000। ये हमने तरक्की की है पिछले 50 सालों में। अयूब खान के जमाने में 1,33,000 और आज हमें 30,000 पे। जो माल बरदार गाड़ियां जो फ्रेट ट्रेन कराती हैं, वो अयूब खान के जमाने में 90,000 ट्रेन रन होती थी और आज वो रह गई हैं 2,100 पे। देखिए, असल आमदन ट्रेन में जो है वो फ्रेट पे होती है, पैसेंजर ट्रेन में दुनिया भर में कहीं आमदन नहीं होती। तो इसका तरीकाकार ये है कि किसी तरीके से रेवेन्यू बढ़ाना है, यानी कि फ्रेट ट्रेन बढ़ानी है। हम हमेशा से पाकिस्तान ऐसा नहीं था, हमेशा से पाकिस्तान रेलवेज भी ऐसे नहीं थी। हमने इसको मैंने आपको बताया कि 1,33,000 से हम पहुंच गए 30,000 के ऊपर। और दूसरा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पूरी तरह आप प्राइवेट सेक्टर को ना दें, यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर काम किया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर काम किया जाए तो मजीद बेहतरी आ सकती है। पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया, सबने अपनी आरा का इजहार किया। पब्लिक ओपिनियन का वक्त खत्म हो चुका है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।